ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जो लोग मिथ्या विचारों पर नियंत्रण रखते हैं और सत्य को जानने तथा बोलने का पर्यटन करते हैं, वही जीवन के अच्छे निर्माता माने जाते हैं। ये किसने कहा है? जॉन गाल्स वर्दी ने कहा है। महिला सशक्तिकरण का संकल्प, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लिखा जा रहा है आर्टिकल। विधानसभा और लोकसभा में जो महिलाओं को आरक्षण की बात की गई है ना, तो उसी को 2029 से लागू करने की पहल चल रही है। तो 21वीं सदी की विकास यात्रा में भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हमें अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। यह ऐसा अवसर है जब समानता, समावेशन और जन भागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी और देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है जो हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा व्यापक एवं अधिक प्रातिनिधिक बनाए और संसद का निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा तथा विधानसभाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। अब देखिए, आरक्षण तो लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसी महिलाओं को जगह मिल पाएगी आम घर की महिलाओं को या नहीं मिल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कहीं ऐसा ना हो कि नेताओं के घर में की महिलाओं को ही विरासत में एक तरह से राजनीति मिलने लग जाए। और यह क्षण इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह ऐसे समय में आ रहा है जब देश का वातावरण उत्सव, नवीनता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में अनेक पर्व मनाए जाएंगे। असम के लोग रोंगाली बिहू मनाने वाले हैं और उड़ीसा में महा विषुवा पना संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत होगी। केरल में विषु पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तमिलनाडु के लोग उत्सव का से पुंथांडु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो पंजाब, उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को बैसाखी के पर्व का इंतजार है। हमारे ये पावन पर्व हर किसी में एक नई आशा का संचार करने वाले हैं। भारत के साथ साथ दुनिया भर में इन त्योहारों को मनाने वाले सभी लोगों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं यह कामना करता हूं कि ये दिव्य और पावन अवसर हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। और इसी दौरान 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम भारतवासी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती हैं। उन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की और इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों की भी 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है और इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करने आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है और हमारी नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। विज्ञान एवं तकनीक से लेकर उद्यमशीलता तक, खेल के मैदानों से लेकर सशक्त बलों तक और संगीत से लेकर कला के क्षेत्र तक महिलाएं अपने सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं, बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हमारे पारंपरिक मूल्य बताते हैं कि कोई भी समाज तभी प्रगति करता है जब माताओं और बहनों को आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। और आप सोचिए कि आधी आबादी महिलाओं की है, उन्हें पीछे रखकर आप तरक्की नहीं कर सकते, ना तो समाज, ना ही देश, ना ही दुनिया। इसी सोच के साथ बीते 11 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए। शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है। मगर ये सच्चाई है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व समाज की उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा। इसी कमी को अब दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं तो उनका अनुभव और दृष्टिकोण बहुत काम आता है और इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, शासन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को ज्यादा संवेदनशील और संतुलित बनाने का प्रयास है। पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गई, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए, लेकिन वे कभी पारित नहीं हो सके।
फिर भी इस बात पर व्यापक सहमति रही कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया। यह मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा। अब जरूरत है 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का यह अवसर हमारे संविधान की मूल भावना के साथ गहराई से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां समानता न केवल संविधान में निहित हो बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया जाए। विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना और उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है और जिसमें राष्ट्र का भविष्य तय करने में प्रत्येक नागरिक की समान भूमिका हो। अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता है। दशकों से इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया गया। अगर अब भी हम इसे टालते हैं तो उसका अर्थ यही होगा कि हम उस असंतुलन को और लंबा खींच रहे हैं जिसे हम पहचानते भी हैं और सुधारने की क्षमता भी रखते हैं। आज भारत पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि हमारी संस्थाएं सभी नागरिकों, विशेष रूप से हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करें। इससे न सिर्फ दशकों पुराना संकल्प पूरा होगा बल्कि विकास की गति को बनाए रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। यह हमारे लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने और उसे भविष्य के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यह समय सामूहिक संकल्प का है। यह किसी एक सरकार, एक दल या एक व्यक्ति का विषय नहीं है। यह पूरे राष्ट्र का विषय है। हमें मिलकर इस कदम के महत्व को समझना है और एकजुट होकर इसे साकार करना है। यदि नारी शक्ति के प्रति हमारा दायित्व भी है और इसलिए महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। इसे बड़े राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए। ऐसे अवसर हमें यह याद दिलाते हैं कि कुछ फैसले अपने समय से बड़े होते हैं, वे आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत समय के साथ खुद को और अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने की क्षमता में है। संसद का ये ऐतिहासिक सत्य करीब आ चुका है। मैं सभी दलों के सांसदों से हमारी नारी शक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। हम जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ इस दायित्व को पूरा करें। आइए हम अपने लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अब देखिए, मैंने कहा ना आप लोगों से कि कोई भी योजना लाइए, कोई आरक्षण लाइए, कुछ भी लाइए, अगर जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जमीन तक लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि आम लोगों को, आम घर की महिलाओं को इसमें राजनीति में भागीदारी मिलती है या नहीं मिलती है। अगर आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा चुनाव लड़ना है आपको, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई। लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। खुशी के स्रोत, ये अगर हम आज कोई ऐसा चुनाव कर सके जिससे यह पक्का हो जाए कि हम अपनी पूरी जिंदगी खुश और स्वस्थ रहेंगे, तो हम किसका चयन करेंगे? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका कुछ लेना देना अमीर बनने या बहुत कुछ हासिल करने से है, लेकिन हार्वर्ड अध्ययन के शोध बताते हैं कि दूसरे लोगों के साथ अपने रिश्तों में निवेश करना हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण बनता है। जिन लोगों के रिश्ते सबसे खुशहाल हैं और गर्मजोशी से भरे थे, वे ही लोग सबसे लंबे समय तक स्वस्थ रहे और सबसे ज्यादा जिए। और हमारी लगभग 50% खुशी एक तरह का जैविक तौर पर निर्धारित बिंदु है जो शायद हमारी कोशिकाओं द्वारा तय होता है। इसका संबंध जन्मजात स्वभाव से है। हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो स्वाभाविक रूप से उदास रहते हैं और दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से खुश मिजाज होते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो। यानी हमारे लगभग आधी खुशी वह जन्मजात स्वभाव है। लगभग 10% हमारी मौजूदा जिंदगी की परिस्थितियों पर आधारित, आखिर 40% हमारे नियंत्रण में है। लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है खुशी और खुशी की भावनाओं को भ्रमित करना। खुशी कोई भावना नहीं है, भावनाएं खुशी का सबूत हैं। भावना बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी से ज्यादा कुछ नहीं है। जो लोग सेहतमंद हैं और खुश होते हैं, उनके जीवन में 3 तत्व समान हैं: आनंद, संतुष्टि और अर्थ। आनंद एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को लगता है कि वे इसे समझते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो वास्तव में खुशी की ओर ले जाता है। आनंद उससे कहीं अधिक जटिल है। खुशी का दूसरा सूक्ष्म तत्व संतुष्टि है। संतुष्टि एक वास्तविक रहस्य है।
क्योंकि यह वह खुशी है जो हमें हमें किसी चीज के लिए संघर्ष करने के बाद मिलती है। अगर हम पर्याप्त संघर्ष नहीं करते तो यह मीठा नहीं होता। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अर्थ। क्या हम उन चीजों को करने के लिए पैसा खर्च करते हैं जो हम सचमुच करना चाहते हैं? समय और पैसा आमतौर पर साथ साथ चलते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि लोग जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं उन्हें लगता है कि उनके पास उतना ही कम समय है। शोध बताते हैं कि आय आमतौर पर खुशी बढ़ाती है, लेकिन ज्यादा आय के स्तर पर इसका प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही वित्तीय सफलता पर ध्यान केंद्रित करने से जीवन की संतुष्टि कम हो सकती है। और पैसा तनाव कम करता है और सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन एक बार जब हम आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। और यह हमें सदियों पुराने सवाल पर लाता है, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? दरअसल यह तभी हो सकता है जब हम थोड़े पैसे से थोड़ा समय खरीद सकें। सरल शब्दों में कहें तो चाहे हम कितना भी कमाएं, चाहे हम कितने भी अमीर हों, थोड़ा समय खरीदना हमको ज्यादा खुश करता है। समय खरीदने की कुंजी यह है कि हम सोच समझ कर तय करें कि हम अपने पैसों से जो समय बचाएंगे उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। समय खरीदना हमें तभी ज्यादा खुश करेगा जब यह जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण लगे। इसलिए नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम अपने पास मौजूद समय का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक बार किसी पत्रकार ने भूटान के राजा रहे जिग्मे सेंग वांगचुक से पूछा कि आपके देश का सकल घरेलू उत्पाद इतना कम क्यों है। इस पर वांगचुक का जवाब है, हम सकल घरेलू उत्पाद से नहीं, सकल राष्ट्रीय खुशी यानी जीएनएस, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस सूचकांक से देश चलाते हैं। ये आप देखिए भूटान है, ये आप देखिए सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा हमारी लगती है भूटान से। अक्सर यह माना जाता है कि आय, धन और जीवन संतुष्टि के बीच संबंध है, यानी किसी के पास जितना अधिक पैसा होता है वह उतना ही अधिक संतुष्ट होता है। यह पूरा सत्य नहीं है। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने गरीब और छोटे पैमाने के समाजों में रहने वाले 3000 लोगों से उनके जीवन की संतुष्टि के बारे में सर्वेक्षण किया। परिणामों से पता चला कि इन लोगों की जीवन संतुष्टि सबसे धनी देशों में रहने वाले लोगों के बराबर है। एक संभावित कारण यह है कि सामाजिक मेलजोल और प्रकृति का अनुभव जैसी साधारण खुशियां छोटे पैमाने के समुदायों में जीवन की संतुष्टि को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इनमें से कई समाजों में भारी मुद्रीकरण नहीं होता। और सोलोमन द्वीप के रोबियाना और गेजो क्षेत्र में रहने वाले मेलानेशियन लोग दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से कुछ हैं। वे मछली पकड़ने, खेती से अपनी जरूरतें पूरी करते हुए जीवन का निर्वाह करते हैं, मगर वे इस भौतिक रूप से सरल अस्तित्व के बावजूद मेलानेशियन फिनलैंड और डेनमार्क के निवासियों की तुलना में अधिक जीवन संतुष्ट व्यक्ति करते हैं, जो निमिष दूर से दुनिया में सबसे खुशहाल लोगों के रूप में सुर्खियां बटोरते हैं। सच यह है कि खुश रहना इस बात पर निर्भर करता है कि अगर हम सुविधाओं और संरचनाओं, संसाधनों के बीच जीवन जीते हैं तो क्या उन्हीं सुविधाओं के बीच जीवन तत्व के लिए अनिवार्य कारकों को भूल जाते हैं या उन्हें याद रखते हैं। इस मामूली लगने वाली बात की अहमियत को नजरअंदाज करना निसंदेह हमें सुविधाओं के बीच वास्तविक खुशी से दूर कर सकता है। एक बात और आप लोगों को बता दूं, आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, वरना आप देखेंगे जिनके पास 100 रुपये हैं वो सोचते हैं 1000 रुपये आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। 1000 वाला सोच रहा है 10,000, 10 वाला सोच रहा है 1 लाख, 1 लाख वाला सोच रहा है 10 लाख, और उनकी खुशियां तबाह होती रहती हैं। तो संतुष्ट रहिए और मेहनत करते रहिए, मेहनत मत छोड़िए और उम्मीद रखते रहिए। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ मिल जाती है। तो शांति की राह जो आप देख रहे हैं कि इजराइल ईरान में जो समझौता ना उसी की बात हो रही। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ईरान है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप देखिए USA देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अभी ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हुआ ना, तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शांति की राह खुलने से एक नई उम्मीद जगी। 1 माह से अधिक समय तक बार पलटवार के बाद आखिरकार दोनों पक्ष 2 सप्ताह की युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं कि शुक्रवार से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच समझौते को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है। इस फैसले से दुनिया के उन देशों को भी फिलहाल राहत महसूस हो रही है जिनका इस युद्ध से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन हॉर्मुज जलमार्ग बाधित होने से उनके यहाँ तेल और गैस का संकट पैदा हो गया। युद्ध विराम के ऐलान का तात्कालिक असर यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के
बड़े दामों में 18% की गिरावट दर्ज की गई। इससे निश्चित तौर पर तेल और गैस की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। लेकिन सवाल है कि क्या युद्ध विराम स्थायी शांति में तब्दील हो पाएगा। यह प्रश्न इसलिए अहम है क्योंकि खबरों के मुताबिक ईरान ने अपने प्रस्ताव में जो शर्तें रखी उन पर आम सहमति कायम करना आसान नहीं होगा। और देखिए, यहाँ आप लोग देखेंगे तेहरान इसकी राजधानी है, ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। तो इसी क्षेत्र की बात हो रही है। ये आप देखिए, गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल की ओर से 28 फरवरी को ईरान पर हमले के साथ ही युद्ध का बिगुल बज गया था। इसका असर सिर्फ युद्ध में शामिल पक्षों तक ही सीमित नहीं रहा। खाड़ी देशों को जहां ईरान के मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा, वहीं भारत समेत कई अन्य देशों में तेल एवं गैस का संकट खड़ा हो गया। ईरान ने रणनीति के तहत हॉर्मुज जलमार्ग को अवरुद्ध कर दिया और जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उछाल से कई देशों में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और विमान ईंधन की कीमतें बढ़ गईं। अब 2 सप्ताह की युद्ध विराम की घोषणा से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी हालात सामान्य रह पाएंगे या नहीं, इस संबंध में अभी भी अनिश्चितता बरकरार है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से बातचीत की शर्तों को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। समझौता वार्ता में किस स्तर के प्रतिनिधि शामिल होंगे, इसका खुलासा भी अभी नहीं किया गया। और यह बात भी महत्वपूर्ण है कि इससे पहले अमेरिका की ओर से दिए गए समझौता प्रस्ताव को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया था। अब जिस प्रस्ताव पर युद्ध विराम को से लेकर सहमति बनी है, वह ईरान की ओर से पेश किया गया। खबरों के मुताबिक ईरान ने अपने प्रस्तावों में कहा कि उसे यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की छूट दी जाए, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए अहम है। जबकि अमेरिका इजरायल के हमले के पीछे के प्रमुख कारण यही था कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान की इस शर्त को स्वीकार करेगा। खबरों में कहा गया कि ईरान ने क्षेत्र से अमेरिका सैन्य बलों की वापसी, प्रतिबंध को हटाना, उसकी जब्त संपत्तियों को वापस सौंपने की शर्त भी रखी। यही नहीं, ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग को इसी शर्त पर खोलने की बात कही कि वह वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेगा। इस राशि का इस्तेमाल युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई में किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि अमेरिका ईरान इन शर्तों को मंजूर करता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। ये हिंसा की चिंगारी। मणिपुर में कुछ दिनों की शांति के बाद फिर से हिंसक घटनाएं सिर उठाने लगी। बिस्नीपुर इलाके में मंगलवार सुबह हुए हमले में 2 बच्चों की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ की एक चौकी को घेरने की कोशिश की गई और गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद आसपास के इलाकों में भी तनाव बढ़ गया। सवाल है कि सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते स्थिति को संभालने का प्रयास क्यों नहीं किया। प्रदर्शनकारियों की ओर से चौकी पर धावा बोलने की कोशिश से पहले ही उन्हें भरोसे में लेकर माहौल शांत करने को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई। शांति भंग करने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी। शासन प्रशासन को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में ढील ना दी जाए ताकि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह कायम रहे। गौरतलब है कि राज्य में मैतेई और कुकी जो समुदाय के बीच जातीय हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोगों ने विस्थापन की पीड़ा सही और सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यही कारण है कि राज्य सरकार की प्रशासनिक और राजनीतिक विफलता पर भी सवाल उठे हैं। बिष्णुपुर की घटना के उपरांत हुई आगजनी और हिंसा के बाद राज्य के 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। मगर सरकार के इस कदम से हालात कितने दिन तक नियंत्रण में रहेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि इस घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई, लेकिन सवाल है कि एक घर पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिस कारण लोगों का गुस्सा भड़क गया। इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि राज्य में 2 समुदायों के बीच मतभेदों की जो खाई पैदा हुई है, आप देखेंगे कि हुई है, उसे पाटने स्थायी समाधान निकालने की लिए संवेदनशील तरीके से निरंतर प्रयास की जरूरत है। दोनों समुदायों के बीच आप देखते हैं कि विश्वास बहाली के बिना दीर्घकालिक शांति का मार्ग प्रशस्त नहीं पाएगा। ये आप देखें मणिपुर, चलिए एक बार आप लोग ये आप देखेंगे कि मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी और इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। इसे 1 नवंबर 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में राज्य बनाया था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। बाई खेमचंद सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या मणिपुर। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।